अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा सब फाइलम यूनिरेमिया की एक क्लास देखेंगे जो कि है हेक्सापोडा। अब अगर हम इस वर्ड पे गौर करें हेक्सापोडा, तो इनका नाम ही इनकी यूनिकनेस बता रहा है हमें। मतलब कैसे, देखें, हेक्सा का मतलब होता है 6 और पोडा का वर्ड हम यूज़ करते हैं फुट के लिए। यहाँ पे हम इससे लेग्स मुराद लेंगे। तो देखें, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें 6 लेग्स होती हैं। और अगर हम ओवरऑल एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखें ना, तो उसमें से 53% जो एनिमल्स हैं ना, वो हेक्सापोडा की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट्स हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड एनिमल हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, इनका बेसिक रीज़न क्या है इनकी इस सक्सेस के पीछे। अब देखें, हमने कहा कि 53% जो एनिमल्स हैं ना, वो इंसेक्ट्स हैं। रिमेनिंग बाकी फर्दर कैटेगरीज़ में ना डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अब जो 53% एनिमल्स हैं, इनको हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे, यानी हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारे सामने एनिमल पड़ा है ये क्लास हेक्सापोडा से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमारे पास 3 इनके यूनिक करैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। देखें, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड दिस वन इज़ थर्ड पेयर, यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जिनमें 6 लेग्स होती हैं। हेक्सापोडा 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। सेकंड इनका करैक्टर क्या है कि इनमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। ये देखें, बीटल में दिस वन 1 पेयर ऑफ विंग्स एंड दिस वन 2 पेयर ऑफ विंग्स। अब हो गए ना 4 विंग्स। अब इनमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ एंटीना। हमने फाइलम क्रस्टेशिया में बात की थी कि ये ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिसमें 2 पेयर ऑफ एंटीनास होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स यानी कि क्लास हेक्सापोडा के मेंबर्स ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। ये देखें, ये है एंटीना। ये 3 करैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम सारे एनिमल्स में से इंसेक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकें। अब इनमें 3 टेगमेटा होते हैं। टेगमेटा बेसिकली है क्या, देखिए, हमने पढ़ा था फाइलम एनालिडा जब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें, ये एनालिडा है फॉर एग्जांपल, इनमें सेगमेंट्स बने होते हैं और हर सेगमेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए। अब ये सेगमेंट्स की जो स्पेशलाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं टेगमाटाइजेशन, और हर स्पेशलाइज्ड सेगमेंट क्या कहलाता है, टेगमेटा। अब इनमें 3 टेगमेटा हैं, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। अब ये किस किस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अब सबसे पहले हम फर्दर इनकी डिविजन्स देख लेते हैं। हेड जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ होता। जो थोरैक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स यानी कि 4 मोस्ट पार्ट जो थोरैक्स का है वो, मीजोथोरैक्स यानी कि मिडल पोर्शन, मेटाथोरैक्स यानी कि लास्ट पोर्शन, ठीक है। और जो एब्डोमेन है ना वो भी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब हमने कहा कि हर टेगमा जो है वो स्पेशलाइज्ड है, तो हेड किस तरह के फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड है हमने ये देखना है। अब हेड देखें, इसमें होती हैं आइज़, इसके अलावा इसमें होते हैं 2 एंटीना यानी कि 1 पेयर, इसके अलावा इसमें होते हैं माउथ पार्ट्स, ठीक है, और इसके अलावा इसमें होते हैं ओसिलाई। ओसिलाई क्या है, ये सिंपल आइज़ हैं। अब इंसेक्ट्स में आपने याद रखना है 2 तरह की आइज़ होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स आइज़ है यानी कि कंपाउंड आइज़ एंड द सेकेंड वन इज़ सिंपल आइज़ यानी कि ओसिलाई। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें ओसिलाई प्रेजेंट ही नहीं होती और कुछ में 2, 3, 4 हो सकती हैं। ये हो गया हेड का। अब हेड के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हमने देखा है, इससे हमें क्या पता लगता है,
इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हेड है ना वो बेसिकली मॉडिफाइड है किस फंक्शन के लिए, सेंसरी फंक्शन के लिए, ठीक है, और ईटिंग के लिए, क्योंकि इसमें माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट हैं। सेकेंड वन इज थॉरैक्स। थॉरैक्स बेसिकली लोकोमोटर टैग्मा है, ठीक है। लोकोमोटर इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि दो रीजंस हैं इसके। एक तो इसमें हमने देखा कि पेयर ऑफ लेग्स हैं, थॉरैक्स के 3 सेगमेंट्स थे ना, हर सेगमेंट के साथ एक पेयर ऑफ लेग जो है अटैच है, ये देखें। सेकेंड वन हमने कहा 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच हैं। अब ये बात याद रखनी है कि विंग्स थॉरैक्स के किस सेगमेंट के साथ अटैच होंगे। 2 पेयर है ना, जो फर्स्ट पेयर है वो अटैच हो जाएगा मीजोथॉरैक्स के साथ, यानी कि मिडल पोर्शन के साथ, और जो सेकंड पेयर है वो अटैच हो जाएगा मेटाथॉरैक्स के साथ, यानी कि लास्ट पोर्शन के साथ। और ये याद रखना है प्रोथॉरैक्स के साथ विंग्स अटैच नहीं होते। उसके अलावा इनमें है 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर एक नज़र आ रहा होगा थॉरैक्स पे, ये है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स बेसिकली क्या है, ये कह लें आप कि ओपनिंग है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, ट्रेकियल ट्रंक्स जो होती हैं ना इसमें उनकी ओपनिंग है, आउटसाइड ओपनिंग। थर्ड टैग्मा हमारा क्या है, अब्डोमेन। अब्डोमेन में होते हैं 10 या 11 सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, हर सेगमेंट पे स्पाइरिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जेनिटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ये देखें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सर्काई कहते हैं, और अगर हम इनका सिंगुलर लें तो क्या होगा, सर्कस। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इंसेक्ट का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब हमने देखना है कि इंसेक्ट्स फ्लाई कैसे करते हैं। और ये बात माइंड में रखनी है कि इंसेक्ट्स सबसे पहले एनिमल्स थे जिन्होंने फ्लाई करना शुरू किया। ये पहले एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते थे इंसेक्ट्स, लेकिन आस्ता आस्ता इनमें एवोल्यूशन हुई विंग्स की, तो फिर इन्होंने फ्लाई करना शुरू कर दिया। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनमें विंग्स बने कैसे। अब ये देखें, हम जब इनकी फ़्लाइट की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो एक हाइपोथेसिस आना चाहिए, जो मोस्ट सूटेबल हाइपोथेसिस है, वो कौन सा है, पैरानोटल हाइपोथेसिस। अगर इसको हम सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करें तो वो लाइन होगी कि विंग्स फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि स्क्रैच से विंग्स डेवलप हो गए। अब हम देखेंगे कि विंग्स कैसे बने। सबसे पहले ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये था एक्वेटिक इंसेक्ट का स्ट्रक्चर, लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे आए तो इन्होंने ना लेटरल आउटग्रोथ्स बना ली। ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ये हैं लेटरल आउटग्रोथ्स। इन आउटग्रोथ्स का काम क्या था कि इन्होंने ना प्रोटेक्ट करना था स्पाइरिकल्स को और लेग्स को, जहाँ से वो अटैच हुई हुई है ना थॉरैक्स के साथ, और जहाँ पे स्पाइरिकल्स हैं इन लेटरल बड्स ने ना उनको कवर करना था, प्रोटेक्ट करना था। अब आस्ता आस्ता इंसेक्ट्स ने क्या किया कि इनको यूज़ करना शुरू कर दिया ग्लाइडिंग में, ठीक है। और ग्लाइडिंग के बाद जब इन्होंने ग्लाइडिंग में यूज़ किया, इसके बाद इनमें ना एबिलिटी प्रोड्यूस हो गई कि ये बॉडी के ऊपर ना फोल्ड हो सकें, यानी कि जब इंसेक्ट रेस्ट पे हो ना तो ये बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएं, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ना रहें। इसके बाद क्या हुआ कि आस्ता आस्ता इनकी एवोल्यूशन हो गई विंग्स में, और इंसेक्ट्स जो हैं उन्होंने ग्लाइडिंग से फ्लाइट की तरफ अपनी जो ओरिएंटेशन है वो कर ली। उन्होंने ग्लाइडिंग की बजाय फ़्लाइट यूज़ करनी शुरू कर दी मोड ऑफ लोकोमोशन के तौर पे। वही हाइपोथेसिस कि पहले लेटरल आउटग्रोथ्स बन गई, ठीक है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया स्पाइरिकल्स और लेग्स को। उसके बाद इनको यूज़ किया जाने लगा फिक्स्ड लोब्स को ग्लाइडिंग वगैरह में। ग्लाइडिंग कहाँ से कहाँ तक करते थे, टॉप ऑफ प्लांट से फॉरेस्ट फ्लोर में, यानी कि प्लांट के ऊपर अगर यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है ना तो उसने फॉरेस्ट पे आना था, ठीक है, फ्लोर पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे, तो उसने ग्लाइड करके वो यहाँ तक आ गया। और उसने ग्लाइडिंग में किसको यूज़ किया, लेटरल बड्स को।
और इसी तरह विंग्स में एबिलिटी प्रोड्यूस हो गई फ्लैपिंग की, टिल्टिंग की और फोल्डिंग की। ये 3 एबिलिटीज़ जो है ना, इन्होंने इंसेक्ट फ्लाइट को सक्सेसफुल कर दिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट है एक फ़्लाइट के लिए। वो रिक्वायरमेंट क्या है? थर्मो रेगुलेशन एबिलिटी। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है? थर्मो रेगुलेशन होता है कि हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है एक स्पेसिफिक रेंज में, डिस्पाइट ऑफ जितनी भी फ्लक्चुएशंस आए हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में, यानी वो ड्रॉप हो रहा है, वो राइज हो रहा है, लेकिन हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को एक सूटेबल रेंज में रखना है, उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब जो फ़्लाइट है ना, इसके लिए बेसिकली चाहिए 25 डिग्री तक का टेम्परेचर। क्यों चाहिए? क्योंकि फिर मसल्स जो हैं वो उनमें उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रैपिडली हो जाएगी, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फ्लाइट होगी। ठीक है, तो अब इंसेक्ट्स कितने वेज से थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं? कन्वेक्शन से, शॉर्ट वेव ट्रांसफ़र से, एवापोरेटिव कूलिंग से, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन से, कंडक्शन से और लॉन्ग वेव ट्रांसफ़र से। कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, इसमें बॉडीज़ का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जबकि कंडक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडीज़ का हीट ट्रांसफ़र के लिए। इसके अलावा एवेपोरेटिव कूलिंग का आपको पता है कि ये स्वेटिंग वगैरह जैसे ह्यूमंस में होती है। मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है, यानी मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो है ना, इनमें फिनोमिनास ये मिल के थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर को 25 डिग्री तक रखते हैं, ताकि इंसेक्ट जो है वो सक्सेसफुल फ़्लाइट ले सके। अब जो इंसेक्ट्स हैं ना, उनमें फ़्लाइट के बेसिकली 2 मैकेनिज़म्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज़्म। अब हम पहले देखेंगे डायरेक्ट या सिंक्रोनस मैकेनिज़्म। तो इसमें क्या होता है, 2 तरह के मसल्स इन्वॉल्व हैं, बेसिलर मसल्स और डार्सोवेंट्रल मसल्स। ये जो बेसिलर मसल्स होते हैं ना, ये विंग्स की बेस पे प्रेजेंट हैं। ये देखें, बेस ऑफ विंग्स पे ये मसल प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब डार्सोवेंट्रल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये वाले मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो विंग्स जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि उनमें अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। और सेकंड वन क्या है कि जब बेसिलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो विंग्स की बेस पे मसल प्रेजेंट होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इन टर्न डार्सोवेंट्रल मसल रिलैक्स करेंगे, तो डाउनवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये ऐसे विंग्स मूव करते हैं ना, ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा कि अपवर्ड थ्रस्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब डार्सोवेंट्रल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डाउनवर्ड थ्रस्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब बेसिलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखें, डायरेक्ट और सिंक्रोनस फ्लाइट मसल्स जो कि विंग्स की बेस पे होते हैं, जिनको हमने क्या कहा? बेसिलर मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? डाउनवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, और मसल्स जो डार्सोवेंट्रली अटैच होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो सिंक्रोनी है ना, ये डिपेंड करेगी नर्व इम्पल्स पे, यानी कि जो नर्व इम्पल्स फ्लाइट मसल्स तक आ रही है उस पर डिपेंड करेगी। और हर सिंगल बीट के लिए सिंगल नर्व इम्पल्स रिक्वायर है, यानी कि एक नर्व इम्पल्स आएगा तो विंग्स की बीटिंग होगी। अगर नहीं आ रहा नर्व इम्पल्स तो विंग बीट नहीं करेंगे, यानी कि फ़्लाइट नहीं होगी। अब ये कौन से इंसेक्ट्स में होता है? बटरफ्लाइज में, ड्रैगन फ्लाइज में और ग्रास हॉपर्स में। अब ये सेकंड वन है, इनडायरेक्ट या फिर एसिंक्रोनस। अब इसमें क्या होता है, पहले में तो सिंपली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से जो एक्सोस्केलेटन है, यहाँ पे टर्गम का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि जो डॉर्सल एक्सोस्केलेटन होता है उसको हम टर्गम कहते हैं। अब टर्गम जो है उसकी शेप को ये चेंज कर देते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखें, डार्सोवेंट्रल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अपवर्ड स्ट्रोक या फिर अपवर्ड थ्रस्ट।
और टर्गम जो है वो डिप्रेस है, यानी कि एक्सोस्केलेटन की शेप चेंज हो गई है। सेकंड पे आए, जब डार्सो वेंट्रल मसल जो है, ये वाले मसल्स ये रिलैक्स कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टर्गम जो है वो आर्ट अप, यानी कि वो ऊपर की तरफ रेज हो गई है। और कौन सा थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ है? डाउनवर्ड थ्रस्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। वही बात है, डार्सो वेंट्रल मसल क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपवर्ड थ्रस्ट। और डाउनवर्ड थ्रस्ट कब प्रोड्यूस होता है? जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सोस्केलेटन यानी कि जिसको हमने कहा टर्गम, वो रेस हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, रेजिलिएंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि स्ट्रॉन्ग उसकी जो नेचर है, वो इन स्ट्रोक्स की पावर और वेलोसिटी को ज़्यादा कर देती है, यानी कि वो फ्लाइट में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। विंग बीट, ड्यूरिंग अ विंग बीट, जब विंग्स जो है वो फ्लैपिंग उनकी हो रही होती है, विंग्स जो है उनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो थॉरैक्स जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, डीफॉर्म्ड हो जाता है और एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब वो एनर्जी यूज़ कहाँ होती है? क्रिटिकल पॉइंट के दौरान। क्रिटिकल पॉइंट कब आता है? डाउन स्ट्रोक के दौरान। यानी जब डाउन स्ट्रोक का मिड होता है ना, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। उस पॉइंट पे क्या होता है कि ये जितनी भी एक्सोस्केलेटन में एनर्जी स्टोर हुई होती है ना, ये रिलीज़ हो जाती है और जो विंग रेजिस्टेंस है ना, यानी कि विंग्स को मूव ना करने देने वाली जो कुव्वत है वो कम हो जाती है। इस तरह ये इजीली फ्लाई कर जाते हैं। अब क्या होता है कि इसमें ना विंग्स देन क्लिक्स थ्रू द रेस्ट ऑफ साइकिल, मतलब विंग्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं एक्सोस्केलेटन में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है ना, उसकी हेल्प से। अब इसमें ये एसिंक्रोनी आती कैसे है? लास्ट में हमने देखा कि एक नर्व इम्पल्स चाहिए होगी तो विंग जो है वो बीट करेगा। अगर नर्व इम्पल्स नहीं आएगी तो विंग जो है उसकी बीटिंग नहीं होगी, यानी कि फ़्लाइट नहीं होगी। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है? इसमें सिंगल नर्व इम्पल्स जो है ना, वो 50 साइकिल्स ऑफ विंग बीट, मतलब 50 टाइम्स वो फ्लैपिंग शो कर सकते हैं एक सिंगल नर्व इम्पल्स से। अब ये एसिंक्रोनी जो है ये आई कहाँ से? तो ये कैसे आई? लेक ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन नर्व इम्पल्स एंड विंग बीट, यानी कि उनमें जो हार्मोनी प्रेजेंट थी ना, कि एक नर्व इम्पल्स आ रहा है तो विंग जो है बीट कर रहा है, उसमें जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि उसका लैक हो गया। तो फिर क्या हुआ कि सिंगल नर्व इम्पल्स ने रिज़ल्ट में दिए हमें 50 साइकिल्स ऑफ विंग बीटिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 साइकिल्स पर सेकंड। और ये इतने फास्ट हो गए कि हमने पर सेकंड 1000 साइकिल्स भी रिकॉर्ड किए। किस में? मिजिस में। अब एसिंक्रोनी जो है विंग बीट और नर्व इम्पल्स के दरमियान ना, ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड कर रही है जी फ्लाइट मसल्स पे। और फ्लाइट मसल्स जब विंग्स की बीटिंग हो रही होती है तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की जब स्ट्रेचिंग होगी, अपवर्ड बीट ऑफ विंग, तो वो क्या इनिशिएट करेगी? कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स। यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में स्ट्रेचिंग हुई तो फ्लाइट मसल्स जो हैं उनमें कंट्रैक्शन हो गई। और स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द डाउनवर्ड बीट ऑफ विंग इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ डार्सो वेंट्रल फ्लाइट मसल्स। अब यहाँ पे ये थोड़ी समझने की चीज़ है कि एसिंक्रोनी जो विंग बीट और नर्व इम्पल्स के दरमियान, हमने पहले कहा ना कि ये जो इसमें एसिंक्रोनी है वो इनमें करस्पॉन्डेंस के ना होने की वजह से है। अब ये एसिंक्रोनी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्लाइट मसल्स पे। अब क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा था दो तरह के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और डार्सो वेंट्रल मसल्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी जब, तो फ्लाइट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। और जब स्ट्रेचिंग होगी डाउनवर्ड बीट के दौरान, तो ये क्या करेंगे? इनिशिएट कर देंगे कंट्रैक्शन ऑफ डार्सो वेंट्रल फ्लाइट मसल्स। इसलिए हम इन इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स को ना फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं। और फ्लाइज और वेस्प्स जो हैं वो इस मैकेनिज़्म के थ्रू फ्लाइट करती हैं। ठीक है।
अब सिर्फ ये नहीं कि इंसेक्ट सिर्फ फ्लाइट ही यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसेक्ट्स वॉक भी कर सकते हैं, इंसेक्ट्स रन भी कर सकते हैं, इंसेक्ट्स जंपिंग भी करते हैं। अब हम सबसे पहले उन इंसेक्ट्स को देखते हैं जो वॉक करते हैं। ये पिक्चर देखें आप, ये है वॉकिंग स्टिक। ये इस इंसेक्ट का नाम है, वॉकिंग स्टिक। अब जब ये वॉक करेंगे ना, ये अपनी 3 लेग्स, कंपलसरी है 3 लेग्स तो इन्होंने लाजमी ग्राउंड पे रखनी है, लेकिन लेग्स का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है ताकि ये स्टेबल रहें। यानी ये 3 या 3 से ज़्यादा लेग्स यूज़ करके स्टेबल रह सकते हैं ग्राउंड पे वॉकिंग के दौरान। सेकंड वन इज़ रनिंग इंसेक्ट्स। अब ये देखें, ये रनिंग इंसेक्ट है, रनिंग पोजीशन देखें इसकी। जब ये रन करेंगे ना तो इनकी 3 से कम लेग्स, यानी कि 3 से कम लेग्स ज़मीन के साथ कांटेक्ट में रहनी चाहिए ताकि ये सक्सेसफुल रनिंग कर सकें। अब ये देखें, ये है जंपिंग इंसेक्ट्स। वैसे जब हम जंपिंग इंसेक्ट का नाम लेते हैं ना तो हमारे माइंड में फ़ौरन से जो इंसेक्ट आता है वो है ग्रास होपर, क्योंकि उसको हम में से अक्सर लोगों ने जंप करते हुए देखा होगा। अब ग्रास होपर बेसिकली ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है। इसमें लॉन्ग मेटाथोरेसिक लेग्स होती हैं। ये इसकी लेग्स देखें, लास्ट पेयर ऑफ लेग्स चेक करें। अच्छा, इसमें लेग मस्कुलेचर जो है इतना एनलार्ज्ड होता है कि वो प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रोपल्सिव फोर्सेस। अब ये फोर्सेस इसको इनेबल बनाती हैं कि ये जंप कर सके सक्सेसफुली। अब फ्लीज के जो जंप है ना, ये बहुत ज़्यादा कह लें कि फेमस हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो है ना अपने एक्सोस्केलेटन में स्टोर करती हैं और उसको यूज़ करती हैं जंपिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है कि मसल्स दैट फ्लेक्स द लेग्स वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं एक्सोस्केलेटन को, यानी कि डिफॉर्मेशन हो जाती है उसकी। और इनमें ना एक कैच मैकेनिज़्म होता है, वो इनकी लेग्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखता है अनटिल मसल्स जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं कैचेस को, और एनर्जी जो स्टोर्ड हुई होती है वो रिलीज़ हो जाती है और ये अपनी लेग्स को एक्सटेंड कर लेते हैं। इस एक्शन से क्या होता है कि ये 100 टाइम्स, ठीक है, ये इसकी बॉडी लेंथ से 100 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। किसकी हेल्प से? सिर्फ कैच मैकेनिज़्म की हेल्प से। और कंपेरेबल डिस्टेंस फॉर अ ह्यूमन लॉन्ग जंपर वुड बी द लेंथ ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड्स। यानी कि अगर फ्ली जो है वो इसी तरह जंप करे और इसको हम कंपेयर करें ह्यूमन के जंप से, तो वो इतना होगा कि अगर एक ह्यूमन 2 फुटबॉल फील्ड्स को एक साथ जंप करता है, इतना डिस्टेंस फ्ली अपने एक जंप में कवर कर लेती है। किसकी हेल्प से? कैच मैकेनिज़्म की हेल्प से। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? एक्सोस्केलेटन की डिफॉर्मेशन से एनर्जी स्टोर होती है और वो रिलीज़ करके फ्लीज जंप करती हैं।